हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली आज के सेशन में अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा कनेक्ट हो चुका है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। एक बार ऑडियो वीडियो के रिगार्डिंग भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अपन शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है भाई, आर्यन, हाँ भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया है ना ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई शाबाश, एक बार कमेंट करके बताएं क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। हाँ भाई शाबाश, हाँ भाई एक बार कमेंट करके बताएं। हाँ भाई नितिन मौर्य, आर्यन, शाबाश, एक बार कमेंट करके बताएं क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की फिर अपन शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ भाई मुझे यूट्यूब पे कमेंट जो है वो दिख रहे हैं आप लोगों के, इसलिए तो मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूं। ठीक है, शाबाश, ठीक है, सब परफेक्ट है। तो बिना किसी देरी के सेशन के आज के अपन शुरुआत करने वाले हैं। आज अपना मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का पहला लेक्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं, तो सवाल ये आता है कि सर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ें क्यों? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम जाने हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैकेनिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा कि किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, उसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, यानी पोजीशन और मोमेंटम। क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली, या मैकेनिक्स छोड़ो, कोई भी अपन जब भी अपन फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमें किसी भी टी टाइम पर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पोजीशन और अगर मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी मिला तो मोमेंटम मिल गया। बेसिकली अगर हमें किसी भी टी टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम मिला तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी अगर, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि किसी भी टी टाइम पर हमें पोजीशन और मोमेंटम मिल जाए। अगर पोजीशन और मोमेंटम मिल गया तो उस ऑब्जेक्ट के फ्यूचर में क्या ट्रेजेक्टरी थी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, कैसे वो आया होगा, भविष्य में वो कहां जाएगा, क्या उसकी ट्रेजेक्टरी रह सकती है, उसके फ्यूचर के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी टी टाइम पर साइमल्टेनियसली किसी भी टी टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम मिल जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत कर सकते हैं। क्या उसकी ट्रेजेक्टरी क्या उसकी ट्रेजेक्टरी रही होगी, क्या उसकी रहेगी आगे चलकर। ठीक है, अगर ये दो चीजें मिल जाती हैं तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। यानी जो भी टर्म आपको निकालनी है फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो बेसिकली आज के सेशन में हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है पढ़ने का मोटिव यही है कि हम पोजीशन लिखना सीखें, कि कार्टेशियन में पोजीशन कैसे लिखी जाती है, स्फेरिकल में कैसे लिखी जाती है, सिलिंड्रिकल में कैसे लिखी जाती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन और मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, यानी पोजीशन और वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है। तो ये आज का हमारा सेशन, और पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका काम आने वाला है। तो ये आज का बेसिक लेक्चर रहने वाला है, तो हम इस चीज को अपन जानेंगे। और एक और कमाल की बात है, कमाल की बात है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सवाल पूछ लेता है हर साल, आ ही जाता है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि सवाल नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक सवाल आ जाता है। एक सवाल आता है, कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, चलो आज अपन पहले चर्चा कर लेते हैं आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अपन बातचीत करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2D के अंदर अपन कैसे लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन 2D में लिखेंगे, किसके अंदर? अपन 2D के अंदर। फिर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D, 3 डायमेंशन के अंदर अपन बात करेंगे, ऑब्जेक्ट का मोशन 3 डायमेंशन हो तो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम किसके लिए चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 डायमेंशन के अंदर। ये भी अपन 3 डायमेंशन के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2D नहीं, यहां पर भी क्या आएगा? 3D आएगा। क्लियर है? और साथ ही साथ हम सवाल भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो यानी सबसे पहले
अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन पढ़ क्यों रहे हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें किसी भी टी टाइम पर क्या लिखनी हो, हमें पोजीशन लिखनी हो तो हम पोजीशन कैसे लिखेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हमें मोमेंटम लिखना हो तो मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यानी पोजीशन और मोमेंटम के लिए अपन बातचीत कर रहे हैं। जरूरी बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तो ये किसके बेसिक्स है, बेसिक्स की पूरी मैकेनिक्स में हमें पोजीशन लिखना है बार बार, हमें मोमेंटम लिखना है बार बार, तो पूरी मैकेनिक्स में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो हमारे भाई सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, तो ये तो बहुत जरूरी है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एक सवाल आता है, एक सवाल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मैक्सिमम चांसेस है कि एक सवाल आ ही जाता है, और एक सवाल जो आता है वो एक नंबर में आता है। मैक्सिमम टाइम एक नंबर के अंदर एक सवाल आ जाता है, एक नंबर का सवाल ये पूछ लेता है। कभी कभार 2 नंबर में पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन एक नंबर के अंदर ये सवाल पूछ लेता है। तो यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और हमें मैकेनिक्स सीखनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यानी फिजिक्स अगर हमें सीखनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास बेसिकली ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं हम। ठीक है ना। 3D की बात करें तो 3 डायमेंशन में कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल में कैसे लिखेंगे, स्फेरिकल में कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ इस पर सवाल करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन के अपन शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अपन क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है भाई? देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एक ही वेरिएबल चाहिए, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक वेरिएबल होगा तो सीधी सीधी वेलोसिटी एक्स डॉट हो जाती है, तो उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसको तो हमें पता है, पोजीशन भी एक्स होगी, वेलोसिटी क्या होगी? एक्स डॉट भाई, यानी dx बाई डी टी वी। तो 1 डायमेंशन में तो समझ आती है। 2 डायमेंशन यानी ऑब्जेक्ट का मोशन प्लेनर है, ऑब्जेक्ट किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। जैसे ये स्क्रीन आपको एक प्लेन दिखाई दे रही है, तो यहां पर मान लो कोई चींटी है, इस प्लेन के अंदर मूव कर रही है, तो प्लेन के अंदर कैसे भी मूव कर सकती है। तो किसी भी टी टाइम पर हमें क्या चाहिए? इसकी पोजीशन चाहिए, और इसका क्या चाहिए? हमें मोमेंटम चाहिए। तो हमें पोजीशन और मोमेंटम चाहिए किसी भी टी टाइम पर। तो प्लेन के अंदर कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का मोशन 3D हो, मान लो यहां पर कोई हमारे पास मधुमक्खी है जो यहां घूम रही है, अब ये उड़ गई, तो मोशन कैसा होगा? 3 डायमेंशन कहीं जाके बैठ गई। तो किसी भी टी टाइम पर पोजीशन क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, तो बेसिकली वो हमें सीखना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सीख रहे हैं किसके अंदर भाई? 2D और 3D के अंदर। किसके अंदर? 2D और 3D के अंदर। तो हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल 2D, और यहां हम बात करें तो 3D 3 डायमेंशनल। 2D के अंदर हम बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास। दूसरा हमारे पास हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 वेरिएबल लेते हैं, एक्स और वाई। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम जो वेरिएबल लेते हैं आर और थीटा। यानी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? 2D का मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन है प्लेनर, प्लेनर मोशन। कैसा मोशन है? प्लेनर, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन है प्लेनर। ठीक है, 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में हमारे पास, ठीक है, वैसे 3 डायमेंशन में बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 2 तरीके के होते हैं 3 डायमेंशन में भी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स वाई जेड। दूसरा हमारे पास हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर पोलर में बात करें तो पोलर में कौन कौन से आते हैं भाई? एक हमारे पास सिलेंड्रिकल हो गया, और एक हमारे पास कैसा हो गया? एक हमारे पास सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पोलर में।
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो एक एक करके अपन शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले प्लेनर, यानी ऑब्जेक्ट का मोशन प्लेनर है, प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो हम कार्टेशियन, क्योंकि देखो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या लिखना सीखेंगे, पोजीशन लिखना सीखेंगे कि पोजीशन क्या होगी किसी भी टी टाइम पर, पोजीशन, वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टी टाइम पर, हमें पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, हमें एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, हमें और क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम कार्टेशियन से अपन शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। ठीक है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी 2D के अंदर अपन बातचीत कर रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली अपन शुरुआत कर रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है, चलो भाई, शाबाश, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं कार्टेशियन में, और कार्टेशियन में बेसिकली 2D के अंदर अपन बातचीत कर रहे हैं। तो कार्टेशियन की जब अपन बात करते हैं तो कौन से वेरिएबल लेते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, दो वेरिएबल एक्स और वाई, पोलर में आर और थीटा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कार्टेशियन में 3D में होंगे तो एक्स वाई जेड, ये रहा। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होंगे तो हमें वेरिएबल कौन से लेने होंगे, यहां पर आर, फाई और जेड वेरिएबल। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होंगे तो आर, थीटा, फाई, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। तो हम कार्टेशियन लिख रहे हैं, तो कार्टेशियन आप लोगों के लिए ये रहा। प्लेन ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो दो एक्सिस चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कैप, वाई कैप, ये हमारे पास है ओरिजिन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां है, यहां पर है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, जेड तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, 2D है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास इसके क्या है बच्चों, दैट इज द पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। आर से अपन डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी, पोजीशन वेक्टर, यानी हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी पोजीशन हमें लिखना है, तो हम पोजीशन क्या लिखेंगे बेसिकली, अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास पोजीशन क्या होगी जी, पोजीशन हमारे पास होगी यानी आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, ये कितना चला है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स मीटर, ओरिजिन से चले एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कितने चले, वाई मीटर। तो दैट इज द पोजीशन, हम पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ठीक है ना, और 2D है हमारे पास, ये है ओरिजिन, ओरिजिन हमारे पास ओ पॉइंट, तो दैट इज द पोजीशन। तो कार्टेशियन में पोजीशन हम सिंपली क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, आप लिखते हैं, आपको पता है, बहुत कंफर्टेबल, आपको चीजें समझ में आएंगी, आराम से इत्मीनान से आप पढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी तो मैं हूं आपको समझाने के लिए, तो आप चिंता ना करें, मजा आएगा आपको। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है भाई, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज हो रही है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट। भाई ये पोजीशन है, ये टाइम के साथ बदल रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज द वेलोसिटी, यही वेलोसिटी होती है। तो टाइम के साथ चेंज होती है हमारे पास। तो अगर हमें वेलोसिटी लिखना है यहां पर, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी जी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पोजिशन हमारे पास क्या है, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, ये है, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी एक्स कैप, डी वाई बाई डी टी वाई कैप। अब आपका सवाल ये आ सकता है, आप ये कह सकते हो कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, डी एक्स बाई डी टी एक्स कैप प्लस में एक्स एज इट इज डी एक्स कैप बाई डी टी, आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि दो टर्म है। मुझे एक बात बताओ, एक्स है वेरिएबल, ये बदल रहा है, एक्स कैप क्या वेरिएबल है, नहीं है भाई, ये तो डायरेक्शन है, ये फिक्स है, मैंने डिफाइन कर दी भाई, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोला, तो इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो उसको एक्स एक्सिस ही बोलेंगे, तो ये तो डिफाइन है, ये तो डिफाइन है। जैसे मैं खड़ा हूं तो अपन क्या कहते हैं, सूरज जिधर उगता है उधर अपन क्या बोलते हैं, पूर्व है, जिधर छिपता है उधर क्या बोलते हैं, पश्चिम। तो ये तो डायरेक्शन डिफाइन हो गई, यूनिवर्सल डायरेक्शन होगी, कि कभी बदलेंगी थोड़ी, ये तो यही रहेंगी, ये पूर्व कहलाएगा, ये पश्चिम कहलाएगा,
ये डायरेक्शन थोड़ी बदलेंगे, ऐसे उत्तर और दक्षिण हमारे पास, तो डायरेक्शन नहीं बदल रही है यहां पर, है ना। तो इसलिए हम केवल पहली टर्म का ही डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, दूसरी टर्म का नहीं करते। सवाल आ जाता है बच्चों का, अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं, आप कहोगे सर ये बात बताने की नहीं थी, ठीक है, लेकिन अगले ही जब अपन पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, जब ये सवाल मन में आ जाता है, कई बच्चों के पूछा गया है, इसलिए मैं पहले ही लेके चल रहा हूं। तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक्स डॉट एक्स कैप, ये हमारे पास हो गया वाई डॉट वाई कैप, दैट इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई, ये हमारे पास। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, एक्स डॉट का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, एक्स डबल डॉट का मतलब है ये, इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी। देखो मैं आपको अभी आगे डिफाइन करता चलता हूं, तो ये हमारे पास आ गया, यानी एक्स डॉट का मतलब है, यानी वेलोसिटी का मतलब, यानी हम बात करें तो एक्स डॉट का मतलब होता है dx बाई dt, एक बार डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, ठीक है, क्लियर है, दैट इज द वेलोसिटी। अब देखो एक्स कैप एक्स डॉट आया, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, दैट इज द एक्स डॉट। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, दैट इज द वाई डॉट। यानी ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, और ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, ठीक है। अगला नंबर थर्ड हमें क्या लिखना है, दैट इज द एक्सेलरेशन। नंबर थर्ड हमें लिखना है जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अपन कैसे लिखेंगे जी, एक्सेलरेशन के बारे में बातचीत करें तो ए हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वेलोसिटी है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, दैट इज द एक्सेलरेशन। अच्छा जी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, डी बाई डी टी, और ये हमारे पास रहा वेलोसिटी, यानी एक्स डॉट एक्स कैप, यहां पर एक्स डॉट एक्स कैप, फिर आया वाई डॉट वाई कैप। अब हमें एक्सेलरेशन लिखना है, तो बेसिकली कितना आया जी, अब देखो, अब एक्स डॉट का मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी टी, तो यानी दो बार, एक और बार डेरिवेटिव, इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स डबल डॉट एक्स कैप, ये हमारे पास बना वाई डबल डॉट वाई कैप, ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन। यानी एक्स डबल डॉट का मतलब क्या है जी, एक्स डबल डॉट का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स डबल डॉट, दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये एक्स डॉट एंड वाई डॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन, किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में, ये रहा, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये रहा। लास्ट हमारे पास बच जाता है जो लिखना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपन लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातचीत करें तो काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी बड़ा ही सिंपल सा है सर, क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, सर ये लिखते हैं काइनेटिक, अरे वी स्क्वायर क्या है, अगर वी की बात करूं तो हमारे पास वी स्क्वायर बेसिकली है क्या, वी स्क्वायर हमारे पास है क्या, वेक्टर वी डॉट वी, किसी वेक्टर का दो बार क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, दैट इज द वी स्क्वायर ना, ठीक है, क्लियर है। आप थोड़े से बड़े हो गए हो तो आप इसको ऐसे लिखना सीखो, ऐसे आदत में डालो कि वेलोसिटी होती है हाफ एम वेक्टर वी डॉट वी, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी बढ़िया है, ऐसे लिख रहे हैं तो भी बढ़िया है, आपको जस्ट समझाने के लिए था। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास हाफ एम, ठीक है, ये रहा। अब वी हमारे पास ये रहा, देखो वी वेलोसिटी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है दो बार वेलोसिटी का, तो वी डॉट वी, वी डॉट वी को हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर, तो अपन कैसे लिखेंगे, वी हमारे पास क्या है जी, एक्स डॉट आई कैप, ये रहा, ठीक है। देखो एक्स कैप लिख दो आई कैप लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको भी बता दूंगा उसमें भी, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है एक्स डॉट एक्स कैप, फिर आया वाई डॉट वाई कैप, फिर हमारे पास डॉट एक्स डॉट एक्स कैप, फिर हमारे पास y डॉट वाई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले x के साथ लेंगे फिर y के साथ लेंगे, तो y वाला कंपोनेंट जीरो बन जाएगा, x वाला सरवाइव करेगा। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर किसी को डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है भाई। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बनी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या निकल कर आई, ये आई हाफ
एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई। यानी टू डायमेंशन अगर मोशन है तो वेलोसिटी पोजीशन हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से पोजीशन लिखते हैं। अब कहोगे सर यहां पर आई कैप ले लिया, यहां पर जे कैप ले लिया, देखो भाई एक्स कैप है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए अपन लेते हैं, तो एक्स कैप से डिफाइन कर दो चाहे आई कैप से, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। आई कैप ले लो और यहां पर या फिर जे कैप ले लो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। ये जस्ट डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। अब आप कहोगे सर यहां पर आई कैप जे कैप लिखा है, ऐसे लिख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको कर देता हूं भाई, ठीक है, मन में डाउट नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि बच्चों के बहुत छोटे छोटे डाउट आते हैं आप लोगों के, इसको अपन ये भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको आपके मन में जो शंका है वो सब क्लियर हो जाएगी, एक ही बात है, आई जे की फॉर्म में लिख दो या एक्स कैप वाई कैप की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अरे यार, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, अगला जो है पोलर कोऑर्डिनेट, ये इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है, यहां से सवाल आता है, यहां से सवाल आता है जी, पोलर कोऑर्डिनेट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं जो कहूंगा जिस फॉर्मूले को याद करना है तो उसको तो याद करना ही करना है, ठीक है। जिस पे मैं कहूंगा ज्यादा फोकस करना है तो उस पर ज्यादा फोकस करना ही करना है, क्योंकि हमारे पेपर में क्या होने चाहिए, सवाल होने चाहिए जी, हमें सवाल करने हैं, तो यहां से सवाल बनता है, यहां से सवाल आने के पूरे चांसेस है, 90% चांस है कि यहां से सवाल आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट से सवाल आएगा 90%, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, और जितनी बार सवाल पूछा गया है तो मैक्सिमम टाइम यहीं से सवाल पूछा गया है, ठीक है। और सवाल कहां से बनेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, किस तरीके के बनेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, कैसे पूछे गए और कैसे पूछ सकता है मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि देखो भाई ऐसा सवाल है तो 3D में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, क्योंकि अपन उसको साथ के साथ लेके चलेंगे, पीवाई की बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, इसके स्पेसिफिक पैटर्न पे कैसे सवाल आएंगे वो भी अपन बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना है, हमें कोई परेशानी ना आए, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है ना तो ऐप पर हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। हाँ, ग्रेटेस्ट जो है भाई वो हो जाएगी बच्चे, नहीं हो रही है तो हो जाएगी, ठीक है। आप यूट्यूब पर अभी देख सकते हैं। क्यों नहीं सेंड हो रहा है भाई, नितिन मौर्य आपका कमेंट सेंड हो गया है, आ गया है मुझ तक, ठीक है ना। रैपिडो, ठीक है, यस सर, चलो भाई। हाँ सर, क्लियर नहीं चल रही है, कहां इशू आ रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो, नहीं मैं आगे चलता हूं बच्चों। पोलर कोऑर्डिनेट ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन आए हैं। पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे फिर पीवाईक्यू करेंगे ताकि हमें टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें अपन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में दो वेरिएबल लेते हैं हम, कौन सा, आर और थीटा, ध्यान से देखिएगा, ये है एक्स कैप, ये है वाई कैप, हमारे पास एक्स कैप वाई कैप बोल दो या फिर आई कैप जे कैप बोल दो, कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये ले लेते हैं, ये है हमारे पास आई कैप, ये हमारे पास जे कैप, ठीक है। ये है ओरिजिन, ओरिजिन ओ पॉइंट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, दैट इज द पोजीशन, पोजीशन हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, कहां है, यहां है, कितनी दूरी पर। अब देखो वेरिएबल कौन सा लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, वेरिएबल आर और थीटा, दो वेरिएबल लेते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट में, आर थीटा, और ये दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आर कैप और थीटा कैप ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आर एंड थीटा, तो आर कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स कैप और वाई कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। आर, तो ये हमारे पास आर है, तो ये डायरेक्शन क्या बनेगी जी, आर कैप, कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो ये जो डायरेक्शन बिन क्या बनेगी, थीटा कैप, क्यों, क्योंकि आर कैप थीटा कैप परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो वेरिएबल, क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अब हमें पोजीशन लिखना सीखना है। पोजीशन से पहले मुझे एक बात बताओ, इसके दो कंपोनेंट अपन कर सकते हैं क्या, आर के, बिल्कुल कर सकते हैं। आर का एक कंपोनेंट इधर करा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये लेंथ कितनी आई हमारे पास, ये वाली लेंथ आर कोस थीटा,
कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, एक कंपोनेंट इधर करा तो ये कितना आया r sin थीटा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो y है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारे पास x है कि नहीं है। तो यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि x किसके बराबर है, r cos थीटा, यानी हमारे पास आया x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। और जो ये रिलेशन है एक्स आर थीटा में, वाई आर थीटा में, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक ब्रिज का काम करते हैं बेसिकली। अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट में है तो कार्टेशियन में लिखना हो तो इनका यूज करके लिख सकते हैं, कार्टेशियन में है तो पोलर में लिखना हो इनका यूज कर सकते हैं, ये एक ब्रिज का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से जरा, अपने को लिखना क्या है, पोजीशन वेक्टर। अपने को क्या लिखना है जी, पोजीशन वेक्टर। अपने को पोजीशन वेक्टर लिखना है जी, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपना सारा खेल तो यही है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी, इसके दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, तो क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस में वाई जी, ये होगा। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि सर आपको तो आर और थीटा की फॉर्म में लिखना है सब कुछ, यहां तो आपने एक्स वाई लिख दिया, तो एक्स वाई को हटा के हमें क्या लाना पड़ेगा, आर और थीटा। एक्स किसके बराबर है, आर कोस थीटा, वाई किसके बराबर है, आर साइन थीटा। तो यहां पुट करूंगा तो आर की वैल्यू क्या आई, एक्स कोस थीटा आई कैप, फिर हमारे पास क्या आई बताओ, सॉरी आर कोस थीटा आई कैप, फिर हमारे पास क्या आई, आर साइन थीटा जे कैप। अब अगला सवाल कि सर यहां आई कैप और जे कैप आ गया, तो आई कैप और जे कैप को हटाना पड़ेगा क्योंकि आर और थीटा की फॉर्म में लाना है, तो आर कैप और थीटा कैप आना चाहिए सर। यहां पर अगर पोलर कोऑर्डिनेट में आप लिख रहे हो तो आर कैप और थीटा कैप भी आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो वो आगे हम इसको करते हैं। तो इसको हम पहले इक्वेशन बोल देते हैं। तो अब हम उस रिलेशन को ड्राइव करते कि कैसे पूछेंगे, एक रिलेशन ड्राइव करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, बाकी आप सारे कर सकते हो। फिर आपको मैं पैटर्न, एक बार पैटर्न पता चल गया तो उसी स्पेसिफिक पैटर्न पे आगे रिलेशन जो ड्राइव है वो सारे के सारे होते हैं। तो एक पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे के सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन समझेंगे आराम से। तो मुझे क्या करना है जी, ये आई कैप और जे कैप हटाना है, यानी एक्स और वाई, क्योंकि आई कैप जो है और जे कैप है, इसकी जगह थीटा कैप और आर कैप आना चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये हमें लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो जरा कि हमारे पास मैंने ये क्या है, एक्स एक्सिस ये आई कैप और ये हमारे पास क्या है, जे कैप, है कि नहीं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो इस आर कैप के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दो कंपोनेंट कितने होंगे, देखो मैं आपको एक समझाता हूं पहले, फिर मैं कंपोनेंट लिखूंगा, इसको लिख लेना आप। ये हमारे पास है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास है, ये है भाई मान लो एक्स कैप या फिर आई कैप, ये हमारे पास जे कैप, ठीक है भाई, ये रहा। ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए, दैट इज द वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए है हमारे पास, ठीक है, ये वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे समझो, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये आर आ गया और ये डायरेक्शन बन गई आर कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, हमारे पास एक कंपोनेंट ये बना आर कोस थीटा, बना के नहीं बना, एक कंपोनेंट ये बना आर साइन थीटा, बना के नहीं बना, बन गया ना। अब मैं कहूं कि जो आर है उसका मैग्नीट्यूड कितना ले लू, 1 ले लू, आर 1 के बराबर है, तो यानी ये वाली फिगर इसमें कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास है आर कैप, केवल और केवल आर कैप, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो यानी ये कंपोनेंट, यानी इसके कंपोनेंट करूंगा अगर मैं, कि देखो क्योंकि आर की वैल्यू अगर 1 ले लेता हूं तो मैं सीधा सीधा ऐसे डिफाइन कर दूं इसको, भाई इस वेक्टर आर को, ये वेक्टर है ना हमारे पास, ठीक है ना। चलो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये तो क्लियर है। मैं इस वेक्टर को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करता हूं, ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो डायरेक्ट आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है वेक्टर आर, ठीक है, ये वेक्टर आर है। और इस वेक्टर आर को बेसिकली अपन कैसे लिखते हैं, ये भी तो लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, समझ रहे हो ना। तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। चलो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पुराने वाले लेते हैं, यहां डाउट कर मन में आ सकता है, डाउट नहीं रहना चाहिए बस, ये इस तरीके से। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका आर, इसका मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को अगर 1 कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे बताओ। आर की वैल्यू अगर 1 कर दें, अगर हम कह दें आर 1 के बराबर है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, कोस थीटा,
और ये कंपोनेंट कितना हुआ, साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? और इसको हम क्या बोलते, आर कैप। क्यों बोला आर कैप? आर कैप का मतलब क्या है? आर कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसकी डायरेक्शन आर कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ये लेंथ, अरे कोई भी वेक्टर होता है उसकी लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या बताती है, एरो। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1। डायरेक्शन कितनी है, आर कैप। ये आर कैप है। और इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये केवल कोस थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा, साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर, यानी किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर कंपोनेंट करते हैं, ये यूनिट वेक्टर है आर कैप, इसका अगर मैं कंपोनेंट करता हूं, या आर कैप की जगह मान लो ये ए कैप है, इस वेक्टर का अगर कंपोनेंट करूंगा तो ये लेंथ कितनी बनेगी, कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। और ये कितना बनेगा, साइन थीटा। तो यानी इस ए कैप को कैसे लिखूंगा, कोस थीटा, ये है आई कैप, ये जे कैप। तो क्या लिखूंगा, कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। ये बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे यहां पर अगर मुझे ये वेक्टर आर लिखना हो तो आर वेक्टर के क्या लिखूंगा, ये एक्स कंपोनेंट, यानी आर कोस थीटा आई कैप प्लस में आर साइन थीटा जे कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वेक्टर कंपोनेंट आपको सिखाया है। तो यहां पर भी सेम कहानी है, आर क्या है कि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो कंपोनेंट क्या होंगे, सारा खेल मेन इसका कंपोनेंट का ही है। तो कंपोनेंट क्या होंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा भाई, कोस थीटा, ये, और ये क्या बनेगा यहां से यहां तक, साइन थीटा। आर कैप को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स एक्सिस के लोग कितना है, कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया, आर कैप कैसे लिखा गया है? हाँ भाई, कंपोनेंट लेना सिखा दो सर। बता दिया है एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा, यानी एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, ये हमारे पास एक बच्चे ने कहा सर कंपोनेंट लेना बताएं। ठीक है, एक बार ये है एक्स कैप, ये है वाई कैप, ये कोई भी वेक्टर है हमारे पास, ये कोई भी वेक्टर है, ठीक है ना। मान लो ये आर है और ये डायरेक्शन है आर कैप, ठीक है, इधर बनेगी तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट क्या होगा, आर कैप तो डायरेक्शन बताने के लिए, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, जिधर एंगल होता है, एंगल किधर है, इधर है तो उधर कोस आएगा, जिधर एंगल होता है तो आर कोस थीटा। जिधर एंगल नहीं होता यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी एक आर एक्स कह लूंगा एक वाई कह लूंगा तो ये बनेगा आर साइन थीटा। दैट इज द कंपोनेंट, ठीक है। यानी इस वेक्टर आर को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, एक्स कंपोनेंट आर कोस थीटा आई कैप, फिर हमारे पास वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा जे कैप। दैट इज द कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ भाई, मनीष कुमार ऐप पर ही क्लास चलेगी यार, ऐप पर ही क्लास चलेगी, ठीक है। अभी नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, आपको ऐप पर क्लास मिल जाएगी। ये अभी आप यूट्यूब से मेरे से लाइव पढ़ लें, ठीक है, आप सभी बच्चे, है ना, ठीक है, तो वहां पर मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये कंपोनेंट समझ में आया, ठीक है। अरे भाई ऐसा लग रहा है जैसे रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ऐसा नहीं है भाई, ये कमेंट मैं तभी पढ़ पा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ भाई शाबाश, एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर, एक बार अंगूठा बनाकर भेजे ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सके। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार अंगूठा बनाकर भेजे बच्चों लोगों, ताकि अपन फिर कंटिन्यू कर सके क्लास को, आगे चले। क्लियर है? तो हमने ये कंपोनेंट ले लिया एक्स का, ऐसे ही हमारे पास थीटा का कंपोनेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, देखो ये थीटा रहा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल, अब मैं आपको थोड़ा सा थीटा कैप लिखने के लिए मैं दोबारा ये फिगर बना दूं, ठीक है। एक बार मैं साफ साफ बना देता हूं, एक बार इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। इसी फिगर को अपन दोबारा बना देंगे भाई, ठीक है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए था, इसी फिगर को मैं दोबारा अभी बना दूंगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्स कैप, ये हो गया जे कैप, एक्स कैप सॉरी ये आई कैप, इसको आई कैप बोलो भाई, आई कैप, और ये हमारे पास जे कैप। अब ध्यान से देखना यहां पर, ये था आर कैप, और ये जो परपेंडिकुलर था ये था थीटा कैप, ये ठीक था आर और थीटा। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये भी क्या बना, थीटा। तो एक्स के दो कंपोनेंट बने, ये क्या बना, कोस थीटा, ये बताया, और ये हमारे पास क्या बना, साइन थीटा,
यानी दो कंपोनेंट। ऐसे ही थीटा के दो कंपोनेंट होंगे। मुझे बताओ ये एंगल थीटा है तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। आर कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो। ये एंगल थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, है कि नहीं है ना। अच्छा, आर कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो थीटा 90 माइनस थीटा 90 आ रहा है तो ये एंगल कितना बनेगा थीटा। तो अब ध्यान से देखना भाई, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा। थीटा कैप के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर जो कंपोनेंट हुआ वो कितना होगा कोस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट हुआ है वो कितना हुआ साइन थीटा। तो हमारे पास थीटा कैप के दो कंपोनेंट, तो यानी अगर मुझे थीटा कैप लिखना है यहां पर तो थीटा कैप क्या आएगा बताओ। इधर कंपोनेंट है ये, अगर ये डायरेक्शन आई कैप है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो यानी क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस ऑफ आई कैप फिर प्लस कोस थीटा जे कैप। तो हमारे पास थीटा कैप कितना आ गया जी, यहां से थीटा कैप की वैल्यू कितनी आई माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो हमारे पास आर कैप आ गया, थीटा कैप आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, अपन बात कर रहे थे जी पोजीशन वेक्टर के लिए, तो इसमें आर कॉमन आ रहा है यानी हम पोजीशन वेक्टर को लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर लिखना था। याद करो पोजीशन वेक्टर अपन क्या लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से देखना भाई, तो यानी आर लिख रहे थे। तो पोजीशन वेक्टर जब अपन लिख रहे थे तो हमने क्या लिखा था वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या लिखा था आर कोस थीटा आई कैप, फिर लिखा था आर साइन थीटा जे कैप। इसमें कॉमन क्या आ रहा है आर, तो आर कॉमन आ रहा है, आर बाहर निकाल लिया, कोस थीटा आई कैप फिर आया साइन थीटा जे कैप। आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप क्या है आर कैप। तो आर कैप है तो पोजीशन वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे आर आर कैप। तो यानी पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर अपन कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में पोजीशन आया जी आया। अगला हमें लिखना है वेलोसिटी। अगला हमारा जो है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपन कैसे लिखेंगे, यानी v के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है भाई dr बाई dt, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये लो भाई, ये क्या आया आर आर कैप आया। अब जो आर कैप है ये फिक्स है कि वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। कैसे है पहले वो समझो। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और यह है ओरिजिन, ठीक है। और हमारे पास जो चीटी है यहां पर है, यहां पर क्या है जी चीटी है। अब चीटी है, चीटी तो किधर भी चल सकती है, तो चीटी हमारे पास यहां घूम गई। जब चीटी यहां पर थी तो ये एंगल कितना था थीटा, ये डायरेक्शन क्या थी आर कैप और इसके परपेंडिकुलर क्या डायरेक्शन थी थीटा कैप। तो यहां पर थी चीटी, टाइम कितना था t1। कुछ समय के बाद चीटी कहां पहुंची यहां पहुंची। जब चीटी हमारे पास यहां पहुंची तो पोजीशन वेक्टर क्या बना भाई ये बना, दैट इज द आर कैप। और थीटा कैप क्या बनेगा ये। तो मुझे एक बात बताओ एंगल कितना हो गया ये, तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आर जो है वो बदला कि नहीं बदला, आर भी बदला क्योंकि आर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां आर कुछ और था ये कुछ और हुआ। आर कैप की डायरेक्शन क्या थी ये थी, अब आर कैप की डायरेक्शन क्या है ये, कब टी इजिकल टू t2 टाइम पर। यहां पर थीटा की डायरेक्शन ये थी, अब t2 टाइम पर थीटा की डायरेक्शन क्या होगी ये, तो थीटा रोटेट यानी चेंज हुआ। तो आर कैप भी बदल रहा है, थीटा कैप भी बदल रहा है, आर वेरिएबल भी बदल रहा है और थीटा वेरिएबल भी बदल रहा है। तो यानी आर आर कैप दोनों क्या है वेरिएबल है, ये बदल रहे हैं क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये बदल रहे हैं, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी बच्चों यहां से, तो वेलोसिटी हमारे पास होगी dr बाई dt आर कैप। फिर हमारे पास क्या है जी आर एज इट इज dr कैप बाई dt। अब dr बाई dt तो हमें पता है जी r डॉट हो गई, लेकिन dr कैप बाई dt की वैल्यू नहीं पता, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। अब मेरे पास r कैप है कि नहीं है हमारे पास, तो मेरे पास आर कैप है, थीटा कैप है, पहले अपन क्या निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो डी थीटा कैप बाई डी टी पहले वो निकालते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे डी थीटा कैप बाई डी टी, यानी टाइम के साथ इस थीटा कैप को डिफरेंशिएट करो क्योंकि थीटा कैप चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अभी अभी एग्जांपल से समझा है, बदल रहा है थीटा कैप, ठीक है।
तो हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा साइन थीटा का कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा, थीटा का हमारे पास थीटा डॉट, क्योंकि थीटा वेरिएबल है टाइम के साथ, तो थीटा डॉट आई कैप। फिर हमारे पास कोस थीटा का क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट जे कैप। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो जी। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास माइनस थीटा डॉट कॉमन आ रहा है, बच क्या आ गया, बच गया हमारे पास कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप क्या है जी आर कैप, क्या है जी ये आर कैप। तो हमारे पास डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थीटा डॉट आर कैप, ये आया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चलो इसको अपन साइड में लिख लेते हैं यहां पर, ये आया। तो कितना आया हमारे पास, ये आया डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई माइनस थीटा डॉट आर कैप। अब सेम कहानी, आर कैप कितना है जी हमारे पास, आर कैप है कोस थीटा आई कैप, आर कैप लिख लो भैया यहां लिख, आर कैप कितना है कोस थीटा आई कैप, फिर हमारे पास साइन थीटा जे कैप, और ये है हमारे पास, ये रहा आर कैप। अब हमें डी आर कैप बाई डी टी चाहिए, तो इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बदल रहा है, इसकी डायरेक्शन बदल रही, तो डिफरेंशिएशन करेंगे कोस थीटा का हमारे पास, बताओ कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट क्योंकि वेरिएबल है आई कैप, फिर साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा डॉट जे कैप। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा अगर अपन लिखेंगे तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू कॉमन आ गया, कॉमन क्या आ गया थीटा डॉट जो है हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है, तो थीटा डॉट कॉमन आ गया। चलो नीचे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या बन गई थीटा डॉट कॉमन आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप। ये क्या है जी थीटा कैप, देखो ये रहा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या है थीटा कैप। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट थीटा डॉट यहां लिखनी पुट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब अपन लिखेंगे, तो यहां से अगर अपन वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो गई देखो v, तो v आ गया हमारे पास, ये रहा, तो v इज इक्वल टू हमने लिखा था डी आर बाई डी टी, ये आया आर कैप, फिर हमारे पास आया था आर डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी आर कैप बाई डी टी, ये लिखा था हमने। अब जो वैल्यूज निकाली वो वैल्यू पुट करो, तो ये आया आर डॉट आर कैप, फिर हमारे पास ये क्या बना आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये रहा थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आई पोलर कोऑर्डिनेट, यानी पोलर के अलोंग जब घूमती है। तो दो कंपोनेंट आए, इसको अपन क्या बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, वी आर, वी आर किसके बराबर है आर डॉट, तो वी आर हमारे पास क्या है रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये रेडियल कंपोनेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट, यानी वीटी, वीटी किसके बराबर आया आर थीटा डॉट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ भाई हो जाएगी, नहीं हो रही तो हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। आप यहां अभी सेशन को आप यहां करें कंटिन्यू, ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो आप इसको समझे आराम से, कोई डाउट आए मन में, कोई सवाल आए तो मैं आपके लेता चलूंगा, आपके सवाल जो डाउट है वो मैं आप लोगों के लिए ले लूंगा। तो ये समझ में आया, दैट इज द रेडियल कंपोनेंट, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं क्योंकि आर के अलोंग है, और ये हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, इसको थीटा के अलोंग बोलते हैं। सर थोड़ा सा और समझा दोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। देखो जरा, हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर बात कर रहे हैं, हम बात किसके अंदर कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पार्टिकल हमारे पास यहां था, कुछ समय के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो कहीं भी जा सकता है ना, यहां था मान लो पार्टिकल, कुछ समय के बाद यहां हो गया, या फिर हमारे पास यहां आ गया, यहां आ गया मान लो। तो जब यहां था तो ये पोजीशन हुई आर, आर के अलोंग, ये पता है आर्क,
हमारे पास। और ये क्या बनेगा, थीटा कैप। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, ये पार्टिकल है हमारे पास यहाँ, और ये यहां चला गया, ऐसे ले लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां था तो ये जो डायरेक्शन बनी है हमारे पास क्या होगी, आर कैप, और ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, थीटा कैप। और ये दूरी कितनी है, दैट इज द आर। आर है कि नहीं, एंगल कितना एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। क्लियर है? तो ये कह रहा है ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, नेट वेलोसिटी भी है। तो इस वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है रेडियल कंपोनेंट, एक है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट किधर होगा, आर के अलोंग। आर के अलोंग जो कंपोनेंट है उसे रेडियल कंपोनेंट कहेंगे, और थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट है उसे हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहेंगे, आर थीटा डॉट। ठीक है, अब यहां था, पार्टिकल यहां पहुंच गया। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, ये बनेगी। ये डायरेक्शन क्या बनेगी, आर कैप, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी थीटा कैप हमारे पास। ये बन गई थीटा कैप। तो रेडियल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इसके अलोंग वो कहलाएगा वी आर, यानी आर डॉट। इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो कहलाएगा वी टी, यानी ट्रांसफर कंपोनेंट थीटा। नेट वेलोसिटी कितनी है, ये होगी नेट वेलोसिटी। यहां पर नेट वेलोसिटी क्या है, ये है नेट वेलोसिटी, दैट इज द नेट वेलोसिटी। यानी अगर हम बात करें तो वेलोसिटी अपन कैसे लिखेंगे, यहां पर ये आएगा वी आर कैप वी टी थीटा कैप, ट्रांसवर्स कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? तो नेट वेलोसिटी हमारे पास इस तरीके से अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैं यहां लिख देता हूं, यहां आपको समझ में आ जाएगी नेट वेलोसिटी यानी वी। नेट वेलोसिटी वी हमारे पास कितनी बनी, ये बनी वी। कितनी बनी, ये बनी, यानी हमारे पास वी आर कैप वी टी थीटा कैप। वी आर कितना है हमारे पास, आर डॉट, और वी टी कितना है हमारे पास, आर थीटा डॉट। क्लियर है? अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो, ये बात समझ में आई कि नहीं है? अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो भी, तो हमारे पास वी आर का स्क्वायर जमा में वी टी का स्क्वायर। वी आर कितनी है, आर डॉट, वी टी कितनी है, आर थीटा डॉट। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नेट वेलोसिटी, क्योंकि ये प्लेन के अंदर मूव कर रही है। तो आर और थीटा दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने पोजीशन लिखना सीख लिया जी। पोजीशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगला हमारा है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और बताओ, एक बार एक्सेलरेशन बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों के जो डाउट है वो सारे मैं ले लूंगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अपन सीख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे भाई? एक्सेलरेशन होता क्या है, डीवी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, डीवी बाई डी टी हमें पता ही है। डीवी बाई डी टी को अपन क्या लिखते हैं बताओ? वेलोसिटी अभी भी लिखना सीखा हमने। वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, आर डॉट आर कैप, फिर हमारे पास आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये है, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो यहां लिख लेते हैं आगे नीचे, एक ही वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया आर डॉट, पहले टाइम के साथ डी बाई डी टी, ये है आर डॉट इंटू में आर कैप, फिर हमारे पास आर डॉट एज इट इज डी आर कैप बाई डी टी, ये आ गया। फिर अगली टर्म ये रही, इसके साथ करेंगे तो डी आर बाई डी टी, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, थीटा डॉट थीटा कैप। फिर अगली टर्म आर एज इट इज डी बाई डी टी, अब किसका करेंगे, थीटा डॉट का, थीटा कैप एज इट इज। अगली टर्म हमारे पास ये रही, आर थीटा डॉट एज इट इज डी थीटा कैप बाई डी टी। अब मुझे बताओ, हमें आर डॉट क्या बन जाएगा, आर डबल डॉट ए, आर डबल डॉट आर कैप। फिर देखो अगले टर्म आर डॉट, ये क्या है, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट थीटा कैप। तो हमारे पास कितना है, आर डॉट थीटा कैप आया। फिर अगली टर्म देखो भाई, हमारे पास डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, आर डॉट, तो यहां कितना है, आर डॉट थीटा कैप। अरे ये तो एज इट इज है, इसका लिख दिया हमने। फिर देखो आर एज इट इज, थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा डबल डॉट, तो हमारे पास फिर से आया प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। फिर अगली टर्म देखो, आर थीटा डॉट एज इट इज डी थीटा कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी हमारे पास ये रहा, कितना है, माइनस थीटा डॉट आर कैप, माइनस थीटा डॉट यानी प्लस आर थीटा माइनस थीटा डॉट आर कैप।
यानी एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हमारे पास कितनी बनी, अब देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, आर कैप इन दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, ये आया। अब देखो एक टर्म ये रही थीटा की, एक टर्म ये रही और एक ये रही, तो हम यहां क्या लिखेंगे आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, ये कितना है थीटा का, दैट इज द एक्सेलरेशन, ये आया है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सा है, रेडियल कंपोनेंट ए आर, अभी अभी समझाया, यानी आर के लोग एक्सेलरेशन ए आर, रेडियल कंपोनेंट किसके बराबर है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सा है रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है क्लियर है। ये हमारे पास क्या है ट्रांसवर्स कंपोनेंट एटी, एटी कितना है आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, और इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट यानी थीटा के अलोंग, किसके अलोंग थीटा के अलोंग, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास जब किसी प्लेन के अंदर मूव करता है, ये प्लेन है हमारे पास आई कैप जे कैप, और इस प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहां है यहां पहुंचा, ये आर है, एंगल कितना है थीटा, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो ये डायरेक्शन बनेगी आर कैप, ये डायरेक्शन बनेगी हमारे पास थीटा कैप, आर के अलोंग जो एक्सेलरेशन है, इस आर के अलोंग ए आर, वो कितना है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज द ए आर, ठीक है रेडियल। दूसरा हमारे पास थीटा के अलोंग यानी ए थीटा, थीटा के अलोंग जो एक्सेलरेशन अभी आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पहुंचा तो कितना एंगल रोटेट हुआ थीटा, आर कितना है आर चेंज हो गया डिक्रीज कर गया, ठीक है ये बना आर कैप, ये बना थीटा कैप यहां पे परपेंडिकुलर, ठीक है तो सेम कहानी होगी। तो यानी देखो जिधर आर के अलोंग एक और कंपोनेंट होता है दैट इज द वी आर, और थीटा के अलोंग एक और कंपोनेंट होता है दैट इज द वीटी, वी आर किसके बराबर था आर डॉट, वीटी किसके बराबर था आर थीटा डॉट, अभी भी पढ़ा है, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। हाँ भाई एक बार, अब मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं, ठीक है तो एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं यहां तक, अगर किसी को कोई डाउट हो कोई समस्या हो कि एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इस तरीके से लिखते हैं। अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा सर्कुलर मोशन से तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगा कि ए आर क्या है, ए टी क्या है, तो हम जब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ी और क्लियरिटी देगा। तो सबसे पहले ये बात समझो कि पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमें दे रखा है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं, नंबर एक बात। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर फिर हम वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, नंबर दूसरी बात। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है क्लियर है। अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक और चीज रह गई अगर हम बात करें तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे एक बार उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, या पहले आप अपना कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है क्या। हमारे बेसिक, अरे भाई कोई टफ नहीं है यार, आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ नहीं है इनमें, ये फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हो आपको समझाया है। क्यों कई बच्चे कहते हैं कि सर ये रिलेशन कैसे ड्राइव हुआ, इसका एक बेसिक आइडिया दे दो, तो वो आपको समझा दिया, बाकी सभी ऐसे ही ड्राइव होंगे जब हम 3D के अंदर बात करेंगे। बस आपको फॉर्मूले याद करने, अभी एग्जांपल कराऊंगा सर्कुलर मोशन को समझाऊंगा तो थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, अगले मुझे 15 मिनट और दो, लेकिन यहां तक जो पढ़ाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया, बस मुझे ये बताओ, ठीक है क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया लेक्चर, ठीक है भाई, हाँ एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन समझा दो। अच्छा भाई और कोई, हाँ लग रहा है चीज क्योंकि हमारे, अरे भाई बिल्कुल टफ नहीं है ना, बीच बीच में ऐड आ जाता है तो छूट जाता है, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है ना। नितिन भाई का कहना है काफी टफ टफ लग रहा है, अभी मैं आपको समझा देता हूं सर ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है। हाँ सर्कुलर मोशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो सर्कुलर मोशन से आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है।
है ना। हाँ, डिफरेंशिएशन आप लोगों को बता देता हूँ, समझ गए हैं सर, बहुत बढ़िया। अगर आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड। एक बार मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी के लिए कि पोलर कोऑर्डिनेट में करा क्या है, तो थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, है ना, थॉट्स हमारे थोड़े क्लियर हो जाए, है ना। नहीं सेट, चलो भाई कोई बात नहीं। अब एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आ रही है तो कुछ कर नहीं सकते। हम कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे। आर कैप है यूनिट वेक्टर, इसका कंपोनेंट करा, इधर करा और इधर करा, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर लिखना था। तो एक्स और वाई किसके बराबर है ये हमें पता ही, हमने लिख दिया, यहां तक आ गए। लेकिन मुझे आई कैप और जे कैप हटाना है, इसके जगह मुझे क्या लेना है, आर कैप और थीटा कैप लाना है। तो आर कैप और थीटा कैप मुझे लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने सबसे मुझे आई कैप और जे कैप हटा के आर कैप और थीटा कैप लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं आर कैप को लिख लेता हूं यूनिट वेक्टर। तो आर कैप कैसे लिखा है, इसका कंपोनेंट करा, कोस थीटा साइन थीटा, आर कैप का, तो कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। ऐसे ही आर के परपेंडिकुलर थीटा होता है, थीटा के दो कंपोनेंट कर रहे, एक तो इधर आया कोस थीटा और एक इधर आया साइन थीटा। तो ये आ गया, ये इधर है नेगेटिव, ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है ना। तो ये आ गया साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप, ये आ गया। फिर अब हमारे पास ये थीटा कैप है तो डी थीटा बाई डी टी निकाला, ये आ गया हमारे पास। डी आर कैप बाई डी टी निकाला, आर कैप ये था, डी आर कैप बाई डी टी निकाला, ये आ गया। यहां तक क्लियर है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, पोजीशन, पोजीशन में आई और जे हटाना था। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, आर कॉमन निकाला तो ये क्या बच गया, आर कैप, तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो पोलर कोऑर्डिनेट में पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी कैसे लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आर का भी करेंगे और आर कैप का भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आर कैप इधर है अभी टी वन टाइम पर, टी वन टाइम पर आर आर कैप इधर है टी वन टाइम पर, और टी टू टाइम पर हमारे पास आर कैप किधर आ गई, इधर आ गई। देखो आर कैप ये था, अब डायरेक्शन ये होगी, पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली, अब डायरेक्शन ये है। तो आर कैप बदल रहा है, थीटा कैप की देखो, थीटा कैप ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा कैप की डायरेक्शन है, तो थीटा भी बदल रहा है। तो यानी आर कैप भी बदलेगा, थीटा कैप भी बदलेगा, ये फिक्स नहीं है। जैसे एक्स और वाई जो है वो फिक्स है हमारे पास, यहां पर ही बदल रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करा फिर इसका करा, क्योंकि दो टर्म है, तो पहले वाली का करा फिर दूसरे का करा। तो डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, आर कैप, क्योंकि वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या बना, यहां पर डी आर बाई डी टी आर कैप, सॉरी डी आर बाई डी टी आर डॉट, और ये आया आर कैप। भाई डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, आर डॉट, गलती से आर कैप बोल दिया, डी आर बाई डी टी आर डॉट, और ये आर कैप। फिर आर एज इट इज, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू अब ये भी हमने निकाली थी, ये जो रिलेशन निकाले हैं इसका यूज कर रहा हूं मैं, डी आर कैप बाई डी टी, इन दोनों। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कुछ समस्या ना है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर रख दिया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी आ गया, आर कैप के साथ जो होता है उसे हम रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, अभी समझो। ठीक है, थीटा कैप के साथ जो होता है उसे ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं, ये आपको समझ, ये लिख लो, इसको रेडियल, इसको ट्रांसवर्स। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं जब पोलर कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, एक तो रेडियल और एक ट्रांसवर्स। ठीक है, आर कैप के अलोंग रेडियल, थीटा कैप के अलोंग जो होता है वो ट्रांसवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो हमने वेलोसिटी लिख ली, दैट इज द वेलोसिटी। फिर हमें लिखना था एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे, डीवी बाई डी टी। तो हम इसको, वेलोसिटी हमें पता है ये है वेलोसिटी पोलर कोऑर्डिनेट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे आर डॉट का डिफरेंशिएट करेंगे, आर कैप एज इट इज। फिर हमारे पास, ठीक है, फिर हमारे पास देखो, पहले इसका करा, फिर इसको एज इट इज रखा, डी आर कैप बाई डी टी का करा। फिर इस वाले टर्म को देखेंगे तो डी आर बाई डी टी थीटा डॉट आर कैप एज इट इज। फिर हमारे पास किसका करेंगे, आर को रखेंगे, भाई इसका कर चुके हैं ना, देखो इसमें तीन टर्म है, तो पहले टर्म का करा, दोनों एज इट इज रखी। फिर बीच वाले का करा, दोनों एज इट इज है। फिर लास्ट वाले का करा, दोनों एज इट इज है, क्योंकि एक का करेंगे दो को फिक्स रखेंगे। ठीक है, टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने कर दिया भाई जो अपने कर रहा है। तो ये हमारे पास अब ये आया, आर डॉट क्या बनेगा, आर डबल डॉट, दो बार डेरिवेटिव हो गया, है ना। आर डॉट का मतलब एक बार है ही पहले, और एक और बार कर दिया, आर डबल डॉट आर कैप। फिर हमारे पास ये देखो, आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, थीटा डॉट थीटा कैप। अरे ये निकाला है रिजल्ट, ये वाला। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, जो कॉमन था वो कॉमन निकाल ले। अब देखो कॉमन यहां आर कैप है, और एक हमारे पास आर कैप ये टर्म है, तो आर कैप यहां से ये आ गया, इधर क्या बचा, आर डबल डॉट, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आर डॉट फिर डॉट, ये क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखो जरा,
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर थीटा डॉट, माइनस के साथ आएगा ये, देखो भाई हमारे पास ये इसके साथ है ना मल्टीप्लाई, माइनस बाहर आ जाएगा, तो आर डॉट का स्क्वायर बनेगा थीटा डॉट यानी आर डॉट का स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये हमारे पास आर कैप, समझ गए, आर कैप ये रहा, आर कैप ये रहा, तो आर कैप बाहर निकाल दिया, ये एज इट इज रह गया। अब थीटा कैप ये रहा ये रहा ये रहा, तो थीटा कैप यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये रहा आर थीटा डबल डॉट, तो ये आर के अलोंग जो कंपोनेंट उसे रेडियल कहेंगे, थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट उसे ट्रांसवर्स कहेंगे। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर्कुलर मोशन से, और फिर कराएंगे एग्जाम्पल। काइनेटिक एनर्जी एक बार इसको घर पे बैठ के आराम से करोगे तो हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी, मक्खन की तरह, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे बताओ, हाफ एम वी है हमारे पास, वेलोसिटी है, इसका डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं जी भाई, वेलोसिटी का ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये आर डॉट स्क्वायर आर थीटा डॉट स्क्वायर, जो बचेगा वो अपन यहां लिख देते हैं, सिखा चुका हूं मैं, ठीक है, आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट में। अब कहोगे सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, आर कैप क्या है, थीटा कैप क्या है, थोड़ी और आपको क्लियरिटी आएगी, कहां से, सर्कुलर मोशन से, सर्कुलर मोशन से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन लेते हैं, तो सर्कुलर मोशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा हमारे पास होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास दो प्रकार के मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये है हमारे पास, ठीक है। अरे भाई आपको, भाई देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसमें रिलेशन ड्राइव कैसे करा वो याद करने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में ये याद रखो, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मूला याद रखो, 3 फॉर्मूले याद रखने, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में ये याद रखो, पोजीशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन, बस इनके फॉर्मूले याद रखने, बस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है आप लोगों का सोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखना इस बात को, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है, फिर मैं इसको सिंपलेस्ट तरीका भी आपको बताऊंगा लिखने का, ठीक है, सिंपलेस्ट तरीके से कैसे लिखते हैं। हाँ हाँ भाई ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अपन चीजों को समझते हैं कि हमारे पास मोशन दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक आप लोगों ने पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्लियर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है जी, फिक्स है, रेडियस क्या है, फिक्स है, यानी जो रेडियस आर क्या है, रेडियस वो क्या है हमारे पास, रेडियस क्या है, फिक्स है जी, है कि नहीं है बताओ, और ये यूनिफॉर्म में घूम रहा है, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ओमेगा हमारे पास क्या होता है, थीटा डॉट, थीटा डॉट को अपन क्या बोलते हैं, डी थीटा बाई डी टी, ये भी हमारे पास क्या है जी, फिक्स है कि नहीं, मुझे एक बात बताओ, है ना, आर भी फिक्स है, थीटा भी फिक्स है, तो मुझे एक बात बताओ, आर अगर फिक्स है तो आर डॉट क्या होगा, आर डॉट क्या होता है, डी आर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ही तो होता है, तो आर डॉट जीरो होगा कि नहीं होगा, किसी भी फिक्स कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है बताओ, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या जाएगी, आर डॉट, ये क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी दूसरा, डी डी ओमेगा बाई डी टी अपन लिख रहे हैं, तो थीटा डॉट भी क्या है, फिक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन ये भी फिक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को, अरे यहां पर देखो इसको ऐसे लिखो, इस बात को कि हम थीटा डॉट हमारे पास क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बेसिकली ओमेगा भी बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ,
थीटा डबल डॉट को अपन क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी, यही बोलेंगे, ठीक है। थीटा डबल डॉट को है इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो यानी डी थीटा बाई डी टी, यानी अगर इसको अपन लिखेंगे थीटा डबल डॉट को तो ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि फिक्स है थीटा, और किसी भी फिक्स टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता है, ये पता है जी। अब इनका यूज करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताऊंगा। ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है, कुछ समय के बाद मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ भी तो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, सर्कल में घूम रहा है। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल में घूम रहा है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है, सर्कल के अंदर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन बचपन से पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये सर्कल है, ये रेडियस है, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, ये डायरेक्शन क्या बनेगी पोलर कोऑर्डिनेट में, आर कैप, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा 2 वेरिएबल लेते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम थीटा ले रहे हैं, सर्कल में घूमना तो थीटा यूज करते हैं, एक्स वाई यूज नहीं करते सर्कल में, जब तुम थीटा यूज करते हैं, ओमेगा यूज करते हैं, अल्फा यूज करते हैं, याद है कुछ, पोलर कोऑर्डिनेट। तो थीटा की डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी, दैट इज द थीटा, ये हमारे पास थीटा कैप है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास क्या है, ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, प्लस में आर थीटा डबल डॉट, प्लस में 2 आर डॉट थीटा कैप। ये फॉर्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन का, है कि नहीं है, बताओ भाई, शाबाश, कमेंट करके बताओ, यही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने एक्सेलरेशन का, ये याद रखना है, ये रहा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये है हमारे पास। मुझे एक बात बताओ, क्लियर है, तो ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है जी, ए आर रेडियल कंपोनेंट, ये रेडियल कंपोनेंट है कि नहीं है, ये रेडियल कंपोनेंट है, दैट इज द ए आर। और ये हमारे पास कौन सा है, एटी, है ना, ए आर एंड एटी, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, रेडियल कंपोनेंट कितना है, अगर हम बात करें यहाँ फॉर्मूले से, ए आर की वैल्यू ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अगर हम वेक्टर कंपोनेंट की बात करें, यानी ए आर, ये आर का वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एक रेडियल एक ट्रांसवर्स है। अब मुझे एक बात बताओ, आर डबल डॉट की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, आर डॉट 0 है तो आर डबल डॉट भी 0 होगा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 होगा। तो यानी ये वाली टर्म 0 है हमारे पास सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं। इसके अंदर बात करें तो थीटा डबल डॉट 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये रहा थीटा डबल डॉट 0, थीटा डबल डॉट हमारे पास 0 है, थीटा डॉट हमारे पास क्या है, फिक्स है, आर डॉट क्या है हमारे पास 0, आर डॉट 0, आर डबल डॉट 0, थीटा डबल डॉट 0, तो थीटा डबल डॉट 0 तो ये टर्म 0, आर डॉट 0 तो ये भी 0। तो यानी हमें यहां से क्या मिला कि ए आर की वैल्यू हमें क्या मिली, यानी रेडियल कंपोनेंट कितना है जी, रेडियल कंपोनेंट ये है माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, और हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना है जी, 80 कितना है, 0। यानी मुझे एक बात बताओ, यानी इसके अंदर रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट है तो वो कौन सा है, यानी ये दोनों वैल्यू यहां रखूंगा तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास, ये आया माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। यानी एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूंगा तो कितना आता है, ये आता है हमारे पास आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ आर कैप, यानी एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना है इस ऑब्जेक्ट में, इधर है, इधर है, ये डायरेक्शन आर कैप है, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ आर कैप, यानी ए आर की डायरेक्शन, ए आर सेंटर की तरफ। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट सर्कल में कब घूमता है, जब एक परमानेंट फोर्स किधर लगे, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगे, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यानी ए आर होनी चाहिए। तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हुई कि नहीं हुई, ये रही, यानी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगता है। सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सर्कल में घूमने के लिए। याद आया कुछ, सर्कल में घूमने के लिए तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, और वो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा वो कितना लगा, ये रहा। ये है क्या, ए आर, ये क्या है, ये है ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। मैग्नीट्यूड कितना है,
आर थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, थीटा डॉट क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर ए आर। क्या इसमें कोई 80 है, नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यानी सेंटर में घूमने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर में कब घूमेगा, देखो फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा सकता है। तो डिपेंड करता है फोर्स किधर लगता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कल में कब घूमेगा, जैसे मैं हूं, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी, इस डायरेक्शन में स्पीड को बढ़ेगी। अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं, पीछे की तरफ फोर्स लगेगी तो स्पीड घटेगी, डायरेक्शन बदलेगी, नहीं बदलेगी। अब मैं ऐसे चल रहा हूं लेकिन स्पीड मेरी कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स किधर लगा, इधर लगा, मेरे पास कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो मैं सर्कल में चक्कर लगाने लग जाऊंगा, मैं सर्कल में चक्कर लगाने लग जाऊंगा अगर कंटिन्यूअस एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, सर्कुलर मोशन के लिए अपन ये बातचीत कर रहे हैं। तो 80 क्या है, 0, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब यानी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, लेकिन सर्कल में घूमेगा। सर्कल में कौन घुमाएगा, ए आर, क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, जिसकी वजह से सर्कल में घूमता है, यानी हमेशा एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा जिससे सर्कल में घूमेगा। लेकिन मोशन कैसा है इसका, यूनिफॉर्म है। क्यों है, क्योंकि थीटा के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। 80 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ना तो स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी। अब देखो स्पीड की बात करते कि स्पीड क्या होता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था वेलोसिटी कैसे लिखते हैं जी भाई, पोलर कोऑर्डिनेट में आर डॉट आर कैप, फिर हमने लिखा था आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये लिखा था जी, दैट इज द वेलोसिटी। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट था, वी आर, वी आर क्या था, आर डॉट, और ये हमारे पास कौन सा था, वी थीटा, यानी वेलोसिटी वी, वी टी क्या बोल रहे हैं, आर थीटा डॉट। मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी है, वी आर 0, क्यों है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आर डॉट 0। ठीक है, थीटा डॉट हमारे पास क्या है, फिक्स कांस्टेंट, थीटा डॉट देखो आर डॉट 0, तो यानी रेडियल कंपोनेंट 0। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट वी टी कितना है, आर थीटा डॉट, यानी कितना है, आर ओमेगा, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, यानी v हमारे पास क्या हो गया, आर ओमेगा। याद करो सर्कुलर मोशन जब होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे ही नहीं लिख दिया इसलिए लिख पाते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद आया जब रोटेशनल मोशन की बात करते हो, जब सर्कल में घूम रहा तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब भी बात करते हो तो मुझे एक बात बताओ, वी आर की वैल्यू क्या आई, इधर कोई वैल्यू नहीं है, वी आर 0, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वी है, वी कितनी है, आर ओमेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां होगा, मान लो, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, एक हमें कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है, ये लो, तो ये डायरेक्शन क्या बनेगी, आर कैप, और एक वेलोसिटी बनाते थे ऐसे, याद आया, और वी टी, ये क्या होगा, वी टी हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, तो ये कितना हुआ, वी टी, क्योंकि ये है थीटा कैप, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, थीटा कैप, तो ये हमारे पास क्या है, वी टी को अपन क्या लिखते हैं, आर ओमेगा। समझ में आई बात, आर ओमेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, ए आर है और केवल वी है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब अपन चर्चा करते हैं, फिर से मैं ये डिवाइड बना रहा हूं, अब ध्यान से देखना इस बात को, ये सर्कल में घूम रहा है, याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते थे तो आप क्या लिखते थे, आप कहते थे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी v है, कितनी है, आर ओमेगा के बराबर, और उसमें एक एक्सेलरेशन है ए आर, क्योंकि डायरेक्शन आर कैप है, और ए आर किसके बराबर होगा, बताओ, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। याद करो सेंट, याद है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक्सेलरेशन है, तो अगर मुझे फोर्स लिखना और रेडियल तो क्या लिखेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, m इंटू में आर, तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास, बताओ बताओ, फोर्स कितना हो गया, m इंटू में ए आर ये रहा, तो कितना हुआ, m आर ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, कुछ याद आया, कुछ याद आया। जैसे मान लो मैंने एक पत्थर ले लिया, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने एक पत्थर लिया, ये मेरे पास एक पत्थर है,
मेरे पास एक पत्थर है, ये मेरे पास पत्थर है, मैंने पत्थर को एक रस्सी से बांधा, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, किसमें घुमा रहा हूं, सर्कल में। पत्थर को किसमें घुमाया, सर्कल के अंदर। पत्थर हमारे पास किसमें घूम रहा है जी, सर्कल के अंदर घूम रहा है। इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है, ये रहा पत्थर। पत्थर लिया हमने और रस्सी में घुमाया, किसमें घूम रहा है पत्थर, रस्सी। मास कितना है m, स्पीड कितनी होगी बताओ भाई, स्पीड आर ओमेगा के बराबर। ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी, याद आया कुछ। अब ये पत्थर घूम रहा है, तो घूम रहा है तो कितनी रफ्तार से घूम रहा है, v इजिकल टू आर ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब पत्थर घूम रहा है तो अंदर की तरफ क्या लगता है, एक टेंशन फोर्स टी, हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, कितना लगता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम कहते हैं टी किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही क्यों लिखा, देखो भाई, ये सेंट्री, ये ए आर जो है, रेडियल एक्सेलरेशन, इसी के बराबर होगा हमेशा, अगर ये सर्कल में है तो इसी के बराबर होगा, ठीक है। रेडियल यानी सेंटर की तरफ लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम क्या कहते थे कि जब भी सर्कल में घूमेगा तो ये जो फोर्स बना, ये कौन सा बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को अपन कहते हैं सेंट्रीपिटल, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगे। और ये बाहर की तरफ जो लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सवाल ये आता है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बराबर क्यों होंगे, क्योंकि रस्सी ने वो प्रोड्यूस कर दिया, और जो इधर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू यही होगी। ये यही तो बता रहा है, सर्कल है। ये यही तो बताने की कोशिश कर रहा है कि एक परमानेंट, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, जो लगेगा, वो इसके बराबर ही होगा। यहां पर वो फोर्स कौन सा है, वो टेंशन है, तो टेंशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन हम ये पढ़ते आए हैं कि सर्कल में जब बात करते तो एक अंदर एक बाहर मान लेते, क्योंकि एक फोर्स नहीं रह सकता, है ना। एक ही फोर्स रहेगा तो इसका मतलब ये सेंटर में गिर जाना चाहिए, हम ऐसा मानते। तो हम कहते हैं एक बाहर की तरफ भी एक फोर्स होगा, जिसे हम इमेजिनरी फोर्स कहते हैं, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल, और उसकी वैल्यू उसी के बराबर होनी चाहिए। कुछ समझ आया, कुछ लॉजिक क्रिएट हुआ, जो आप पहले याद करते थे उसके पीछे लॉजिक क्रिएट हुआ कि ये सेंट्रीफ्यूगल एम आर ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिखा गया। ये लॉजिक क्रिएट हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेशंस हैं आपस में एक दूसरे के भाई, है ना। ठीक है भाई, देखो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, जेई के सिलेबस से काफी मैच मिलता है, काफी मैच है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, जेई में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पे एक सवाल आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडिशनल टॉपिक है, जैसे सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एक चैप्टर ठीक है ना, उसी के अंदर ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर आ जाता है, उसी में आ जाता है मतलब, लेकिन वहां आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स पढ़ते हो। ऐसे रिजिड बॉडी डायनामिक में कुछ एडवांस पार्ट आ जाता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा एडवांस पार्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम जो सिलेबस आपका 80% जो है वो जेई से काफी मैच होता है। जैम का सिलेबस 80, मतलब बहुत सारी यूनिट का आपका जो सिलेबस है वो जेई से मैच हो। जैसे थर्मोडाइनामिक का जेई का आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है जैम में भी, क्योंकि उसका सेम है, लगभग 80% के आसपास जो सिलेबस है उसका थर्मोडाइनमिक का सेम है, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी सेम कहानी है। वेव की बात करें, वेव नाम का चैप्टर आपने प्लस वन में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ोगे आप, वेव एंड ऑसिलेशन, तो यहाँ भी वो चैप्टर आपका काफी मैच खाएगा। तो यानी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, एससी वर्मा अपनी बुक यूज करो भाई, एससी वर्मा ले आओ। और जब मैं कहूं ना कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन करने हैं, यहां से क्वेश्चन करने हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको घर पे सोल्व करके देखना है। तो मैं अब आपको बताता चलूंगा लेक्चर वाइज कि भाई ये बुक है, इस बुक के यहां से यहां तक क्वेश्चन सोल्व करने, ये क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ अगर जितने सवाल मैं क्लास में कराऊंगा वो आपको करने हैं, जो मैं आपको एचडब्ल्यू दूंगा वो आपको करने हैं, उतने अगर आप सवाल कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपकी डीपीपी, ठीक है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊंगा, वो अगर कर लोगे तो आपकी मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपके जो कॉन्सेप्ट अभी तक बिगड़े हुए थे ना मैकेनिक के, वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा,
जितने मैं मेहनत करूंगा उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? मैं आगे चलता हूं। तो ये आपको समझ में आया ए आर और ए टी क्या है? वी आर जीरो है, वी टी आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ए आर हमारे पास है, ए आर कितना है यहां पे हमारे पास? ए आर की बात करें तो ए आर हमारे पास है आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि ओमेगा से घूम रहा था। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मुझे एक बात बताओ, दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? एक तो आर कैप होगा और एक हमारे पास थीटा कैप होगा। थीटा कैप के अलोंग जो होता है उसे हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं, आर के अलोंग जो होता है उसे रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। सवाल करूंगा इसी के बाद सवाल कराने वाला हूं मैं। ठीक है, ये आपको समझा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, आर जो है रेडियस फिक्स है कि नहीं? यहां रेडियस फिक्स है, रेडियस हमारे पास क्या है? फिक्स है। अगर रेडियस फिक्स है, आर डॉट क्या होगा? जीरो, और आर डबल डॉट भी क्या होगा? जीरो। लेकिन ओमेगा क्या फिक्स है? नहीं, ओमेगा हमारे पास फिक्स नहीं है, यानी थीटा डॉट हमारे पास क्या है? डी थीटा बाई डी टी, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? दैट इज द ओमेगा। ओमेगा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा फिक्स नहीं है। ओमेगा हमारे पास क्या है? वेरिएबल, चेंज कर रहा है जी, वेरिएबल है जो टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर से एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर का प्लस में आर थीटा डबल डॉट टू आर डॉट थीटा का, ये हमारे पास। ठीक है, इसको कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? ए आर, रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट कितना होगा? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। मुझे एक बात बताओ, यहां पर आर फिक्स है तो आर डबल डॉट जीरो, तो यहां पर हमारे पास ये जीरो, तो ए आर कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट कितना बचा? ये बचा केवल हमारे पास, यही बचा। अब हम बात कर रहे थे एटी की, एटी की बात करो तो एटी हमारे पास कितना आ जाएगा? मुझे बताओ, आर थीटा डबल डॉट प्लस में टू आर डॉट थीटा कैप, ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स क्या है? आर डॉट फिक्स है, आर डॉट फिक्स है, ये जीरो, तो एटी की वैल्यू कितनी आ गई? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया आर थीटा डबल डॉट, यानी ए आर है, यानी इसके अंदर दो एक्सेलरेशन है, एक हमारे पास रेडियल है आर के अलोंग ए आर, और एक हमारे पास थीटा के अलोंग है एटी। तो एटी कितना है हमारे पास? आर थीटा डबल डॉट। ए आर हमारे पास कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोल दिया, थीटा डॉट स्क्वायर ए आर है, यानी ए आर की वजह से सर्कल में घूमेगा, ए आर की वजह से सर्कल में घूमेगा, और ए थीटा की वजह से, क्योंकि इधर का एक्सेलेरेशन है तो फोर्स है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या चेंज होगी, यानी ओमेगा जो है वो बदलेगी, यानी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे घूम रहा है तो तेज घूमने लग जाएगा समय की तरफ। पहले धीरे धीरे घूम रहा है, फिर तेज घूमने लग जाएगा, ऐसे हुआ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर क्यों आया? क्योंकि 80 नॉट इक्वल टू जीरो है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो स्पीड बदलेगी। क्योंकि फोर्स का क्या काम है? फोर्स तीन काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाएगा, घटाएगा, या उसके डायरेक्शन बदलेगा। तो ए आर का काम है इसकी डायरेक्शन को चेंज करना, जिसकी वजह से सर्कल में घूम रही है। एटी का काम है इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना, क्योंकि एटी इस डायरेक्शन में लग रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एटी इधर लगती तो वेलोसिटी फिर घटती, यानी अगर तेज घूमना था तो फिर धीरे धीरे घूमने लग जाता। वो एटी डिसाइड करेगा कि एटी किस डायरेक्शन में लग रहा है। इधर किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी स्पीड बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया हमारे पास? तो यहां से नेट एक्सेलरेशन आ गया ना जी, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब अगली बात करें वेलोसिटी की। किसकी बात करें? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की चर्चा करें तो वी हमारे पास क्या होती है जी? आर डॉट आर कैप, फिर हमारे पास आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये हमारे पास क्या है? वी आर, वी आर कितना है? आर डॉट, आर डॉट कितनी होगी? जीरो। अच्छा जी, वीटी है हमारे पास, वीटी कितनी है? आर थीटा डॉट, और आर थीटा डॉट को आर ओमेगा भी अपन कह सकते हैं। तो यानी वी आर तो हमारे पास जीरो है जी, यानी इसके इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी केवल इधर है, और वो किसके बराबर है? वीटी, ट्रांसवर्स, इसको ट्रांसवर्स बोला जाता है, आर थीटा डॉट। कह रहे हैं कि सर आर थीटा डॉट, अरे रेडियस, इसका रेडियस बदलेगा? इस सर्कल का रेडियस बदल रहा है क्या? बताओ, अगर बदल रहा है तो आर डॉट जीरो नहीं होगा, लेकिन सर्कल का रेडियस तो फिक्स रहता है यार, सर्कल का रेडियस फिक्स है तो आर डॉट जीरो होगी।
हाँ ना में बोलो भाई, मैं आगे चलूं, आगे चलूं, कंटिन्यू करूं। अब देखो सवाल अगर इतना समझ में आया तो यानी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया जी। अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, ये फॉर्मूले बता रहा हूं फिर सवाल कराऊंगा। मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया आज, आज पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया जी, बिल्कुल पढ़ा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अपन ने क्या पढ़ा, ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये हमारे पास, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये है आर, ठीक है, ये डायरेक्शन आर कैप बनी, ये डायरेक्शन थीटा कैप बनी, यहां तक क्लियर है। तो मैंने आपको पोजीशन लिखना सिखाया, तो पोजीशन वेक्टर अपन कैसे लिखते हैं जी, पोजीशन वेक्टर अपन कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर आर से लिखते हैं, ये याद एक साथ रख लो भाई। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना आया, पोजीशन वेक्टर आया आर, आर कैप, नंबर एक बात, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं सारी चीज, चलो पहले ये तो करो, आर, आर कैप। दूसरा हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं जी हमारे पास, बताओ, आर डॉट आर कैप, फिर आया आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये ध्यान रखना। फिर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपन क्या लिखते हैं, ए हमारे पास ए क्या लिखते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरा आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 r डॉट थीटा डॉट, और ये थीटा कैप। फिर काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूले याद कर लो भाई, इनके डायरेक्ट यूज है बस, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको याद रख लो भाई। ठीक है, अब देखो सवाल, आज का पहला सवाल, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, यहां से शुरू करते हैं। 2016, a particle is moving in a plane with a constant radial velocity of 12 meter per second and a constant angular velocity of 2 radian per second. When the particle is at a distance r is equal to 8 meter from the origin, the magnitude of the instantaneous velocity of the particle in meter per second. मैग्नीट्यूड बताना है, इंस्टेंटेनियस, बताओ। करते हैं सवाल, सवाल से ही तो चीजें होंगी। आपको खुद सोचे, एक बार विचार करें मैंने क्या पढ़ा है, क्या हम निकाल रहे हैं। आपको 1.5 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं आप लोगों को इसको सोल्व करूंगा। हाँ भाई, किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है भाई। शाबाश मिश्रा, ठीक है भाई। हाँ भाई शाबाश, किसी को कोई डाउट, मन में कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है भाई, बताओ शाबाश। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बताओ, बोलो भाई। बताओ, कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है भाई, विद ए कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा, एंड ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है। when the particle is at a distance r is equal to 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, जब पार्टिकल ओरिजिन से 8 मीटर की दूरी पर है, उस समय आपको बताना द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड, यानी उस समय जब वो 8 मीटर की दूरी पर हमारे पास जो पार्टिकल है, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, बेसिकली वो आपको बताना है। यानी ऑब्जेक्ट मूव किसमें कर रहा है, प्लेन के अंदर। किसमें मूव कर रहा है भाई, प्लेन में। ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो प्लेन में मूव कर रहा है, हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, ओमेगा, यानी थीटा डॉट। थीटा डॉट कितनी है हमारे पास, 2 रेडियन पर सेकेंड। और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसने बोला है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें देखो, अब देखो ध्यान से देखना, मोशन कैसा है हमारे पास, मोशन ये है एक्स कैप, ये है वाई कैप, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, बिल्कुल। तो ये आर हो गई, ये डायरेक्शन क्या बनेगी जी, आर कैप, और ये वाली डायरेक्शन क्या बनेगी, थीटा कैप।
बनेगी कि नहीं बनेगी? ये एंगल कितना है? थीटा। लेकिन कह रहा है जब पार्ट, अब आर के लोग क्या होता है हमारे पास? वी आर। और थीटा के लोग क्या होता है? वीटी। होता है कि नहीं होता? बताओ क्या भाई, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। हमें दे क्या रखा है? रेडियल। देखो, इन ए प्लेन विद ए कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी, यानी वी आर की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी है वी आर की? यानी 12 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है। अब आपसे कहता है कि आपको निकालना कब है? जब पार्टिकल, जब आगे कहता है व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r इज इक्वल टू 8 मीटर, पार्टिकल जब 8 मीटर की दूरी पर है, उस वक्त नेट स्पीड कितनी होगी, यानी v क्या होगी? अच्छा, v क्या होती है हमारे पास? पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। r और थीटा दे रखा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट में v क्या लिखते हैं अपन? ये लिखते हैं r डॉट r कैप, फिर हमारे पास r थीटा डॉट थीटा कैप, यही लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? वी आर रेडियल कंपोनेंट, और ये हमारे पास क्या है? वी थीटा, सॉरी वी टी ट्रांसवर्स कंपोनेंट r थीटा डॉट, है कि नहीं? तो रेडियल कंपोनेंट कितना है? ये दे रखा भाई 12 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। यानी r डॉट हमें गिवन है, ये गिवन है r डॉट 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वीटी हमें निकालना है। वीटी हमारे पास क्या? आर कितनी दूरी पर है? 8 मीटर, यानी 8 इंटू में थीटा डॉट हमें दे रखा है, ये दे रखा 2। तो वीटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ वीटी कितना आ गया? ये आ गया 16, ये 12, ये 16, यानी वी आर कितना है? 12, और वीटी कितना है हमारे पास? 16। नेट निकालनी है यार, बताओ। यानी वी आर हमें है, वी आर हमारे पास है आर कैप, और हमारे पास वीटी है थीटा कैप। ठीक है, क्योंकि वी आर की वैल्यू अभी भी निकाली, कितनी है हमारे पास? आर डॉट के बराबर है, दैट इज द 12 मीटर पर सेकेंड। और वीटी की हमने अभी भी निकाली, वीटी हमारे पास क्या है? आर थीटा डॉट के बराबर है, दैट इज द 16 मीटर पर सेकेंड। आ गया भाई वीटी वी आर। तो आपको निकालनी है नेट, नेट निकालनी, स्पीड निकालनी है। तो वी आर का स्क्वायर जब हमें वीटी का स्क्वायर। बताओ क्या था इस सवाल में? कुछ नहीं था। एक चीज को दो बार लिख लिख बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं एक चीज को दो बार लिखकर कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 12 यानी 144, 16 यानी 256। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 400। 400 यानी v कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। यानी नेट रफ्तार कितनी है? ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है यहाँ पे। कितने से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तीन ही बच्चे हैं, अजय कुमार, सतीश और मनदीप। बाकी कोई पढ़ ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल देखो, देखो अगला सवाल ये रहा। और इससे पहले 2021 का, 2017 का ये देखो, ये देखो पहले। अब हमें ये जो दे रखा है इसमें थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग एरर है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, फिर आपको ये सवाल करना है। ये है हमारे पास e की पावर टी, e की पावर टी मीटर, e की पावर टी मीटर। ठीक है। अब कहता क्या है? इन ए प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय। प्लेनर, प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट है, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन दे रखी है, ये रही। ठीक है, आर एंड थीटा, ये आर है और ये थीटा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन इन मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? एक्सेलेरेशन बताना है। कब बताना है एक्सेलेरेशन? हमारे पास टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको बताना है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं आपको कितने समय का देता हूं? मैक्सिमम समय देता हूं इसको करने के लिए। बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है?
कोई नहीं भाई, आ जाएगी आ जाएगी, नहीं आ रही है तो, है ना सर इंटीग्रेशन। अच्छा चलो, एनएटी टाइप है ना, मैं अच्छा इंटीजर टाइप है, मैं भी इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, इंटीजर टाइप है तो मैं दे देता हूँ आपको भी दोबारा से, स्टॉप करके मैं दोबारा से दे दूंगा, फिल कर देना भाई। इंटीजर टाइप है तो ये लो भाई, है ना, 60 सेकंड का आप समय दे दिया आप लोगों को फिल करने के लिए, जिसने टाइप कर कैलकुलेट कर लिया है वो टाइप कर दे बेसिकली, है ना, और नियरेस्ट इंटीजर तक आपको टाइप करना है, ठीक है ना। वैसे तो मैं ऑप्शन भी बना देता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको सोल्व देखते, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन देखो, हमें किस में करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में अपने को इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में। अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट में सोल्व करना है, निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन अपने को निकालना है। अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक ओपन क्या लिखते हैं, अभी भी सिखाया, पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलेरेशन क्या लिखते हैं जी, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, फिर हमारे पास आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 r डॉट थीटा कैप, ये है हमारे पास, यानी दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास है ए आर और एक हमारे पास है ए टी, ये दो कंपोनेंट है बेसिकली, ए आर एंड ए टी। तो ए आर की वैल्यू चाहिएगी और ए टी की वैल्यू चाहिए, ताकि मैं नेट एक्सेलेरेशन निकाल सकूं, समझ में आई। अच्छा ए आर की बात करूं तो ए आर हमारे पास कितना है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा ए टी की बात करूं तो आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 r डॉट थीटा डॉट, तो ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है। अच्छा मुझे दे क्या रखा है, अब देखो, इन प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट एन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय, यानी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यानी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन यानी आर और थीटा दे रखा है, यानी आर किसके बराबर है, ई की पावर टी के बराबर है, और हमें थीटा गिवन है, थीटा किसके बराबर है, √8t के बराबर है, यानी आर और थीटा वेरिएबल हमें गिवन है। लेकिन हमें चाहिए क्या, आर डबल डॉट और थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट ये चाहिए, तो यानी अपने को निकालना क्या होगा, तो मुझे एक बात बताओ, आर डॉट की वैल्यू क्या होगी, डी आर बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहां से अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये यहां लिख लेते हैं, ये थीटा लिख लेते हैं, √8t, तो आर डॉट की वैल्यू कितनी होगी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में आर डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को बताओ यहां से, ई की पावर टी, टी का 1 यही आ जाएगी एज इट इज। अच्छा आर डबल डॉट निकालनी हो तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आर डॉट को, तो करेंगे तो फिर से ए की पावर टी यही आएगी। अच्छा जी अब थीटा के साथ लो, थीटा डॉट निकालेंगे तो √8 एज इट इज टाइम के साथ, अरे थीटा डॉट का मतलब क्या है, थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा बाई डी टी टाइम के साथ, तो इसको करेंगे तो √8 टी का 1 ये आ गया, थीटा डबल डॉट कॉन्स्टेंट है ये तो 0, रे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, तो थीटा डबल डॉट 0 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यूज जो आई हैं हमारे पास, ये वैल्यूज जो आई हैं, आर डॉट, आर डबल डॉट, थीटा, थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, ये वैल्यू यहां पुट करूंगा ना, तो ए आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर डबल डॉट कितना आया, ई की पावर टी माइनस माइनस ई की पावर टी, फिर आया माइनस आर हमारे पास, ये रहा ई की पावर टी, ठीक है, इनटू में थीटा डॉट का स्क्वायर यानी अंडर इनटू में 8, ये आ गया ई की पावर टी -8 ई की पावर टी। अच्छा जी 80 की बात करेंगे तो 80 कितनी आएगी भाई, बताओ 80 निकालो, 80 हमारे पास आर थीटा डबल डॉट, तो पहली टर्म तो 0 0, दूसरी टर्म हमारे पास 2 r डॉट थीटा डॉट, आर डॉट ये रही, थीटा डॉट ये रही, तो हमारे पास कितना आ गया 2 r डॉट है ई की पावर टी, थीटा डॉट हमारे पास कितना है √8, कितना है हमारे पास बताओ, √8, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है क्लियर है। लेकिन अपने को निकालना कब है, यहां पर देखो, तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, यानी ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ई की पावर टी -8 ई की पावर टी, और हमारे पास ए टी की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना आ गया, ये आ गया 2 √8 ई की पावर टी, 2 √8 और टी की आर डॉट, हाँ ये रहा हमारे पास, ये आ गया हमारे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एट टी इज इक्वल टू 0 पर, एट
t इज इक्वल टू 0 पर ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, e की पावर 0 माइनस 8 e की पावर 0, ए टी की वैल्यू 2 अंडर रूट 8 e की पावर 0। तो ये क्या बन गया, e की पावर, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 माइनस 8, यहां हमारे पास 80 आ गया, कितना आ गया 2 अंडर रूट 8। तो यानी ए आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से -7 और ए टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 अंडर रूट 8 क्या आ गया। तो अपने को नेट एक्सेलरेशन लिखना है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ए आर हमारे पास देखो ए आर का ये रहा -7 आर का, फिर हमारे पास ए टी ये रहा 2 अंडर रूट थीटा का। तो नेट एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो -7 इसका स्क्वायर कर लो यार, ठीक है, -7 इसका स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर करेंगे यानी यानी 7 का स्क्वायर, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते भाई एक बार, ठीक हो 7 माइनस ऑफ आर कैप प्लस 2 अंडर रूट 8 थीटा का, ये आ गया एक्सेलरेशन कब, t इक्वल टू 0 पर। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई 7 7 49 हमारे पास, ये आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू में 8, ठीक है, यानी 4 4 4 इंटू में 8, ए की वैल्यू आ गई 49 और ये आ गया 8 चौका 32, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 9 और 11 4 81, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कितना आएगा नियरेस्ट इंटीजर इसका 9, कितना आएगा 9, 9 आंसर है इसका भाई 9, ठीक है। 6 बच्चों ने सही जवाब दिया है, नितिन, सतीश, अजय कुमार, मनदीप, उदित, मनीष कुमार। अगला सवाल ये रहा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली चीजों को कर पाएंगे। अब आपको समझ में आने लगा होगा जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ ना में बोलो भाई। फिर से मैंने आप लोगों को दिया इसको करने के लिए 2 मिनट का समय दिया भाई, बताओ, शाबाश इस सवाल को करने के लिए। बहुत बढ़िया खान साहब, बहुत बढ़िया अथर्व, बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया धीरज, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बच्चों, शाबाश। हाँ, अगले सवाल को करो जरा, इस सवाल का बताओ क्या आएगा आंसर। Consider a particle of mass m moving in a plane with a constant radial speed r dot and a constant angular speed theta dot. The acceleration of the particle in r theta coordinate is. तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन आपको बतानी है, ठीक है। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए प्लेन, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। देखो जितने भी सवाल पूछे गए हैं पोलर कोऑर्डिनेट से पूछे गए हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से। फॉर्मूले याद है सवाल हो जाएंगे, ये सवाल हो जाएगा अगर फॉर्मूला आता है तो। अगर फॉर्मूला आता है तो ये सवाल कर जाओगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी की तरफ इसको चुना है, ठीक है। देखो भाई इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो भाई क्या होगा, शाबाश। कहते हैं कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए प्लेन विद ए कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी आर डॉट एंड ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट, यानी आर डॉट जो है वो है कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि थीटा डॉट जो है वो भी है कांस्टेंट, आर डॉट कांस्टेंट थीटा डॉट कांस्टेंट। तो आर डबल डॉट क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा 0, हमारे पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसने कहा कि द एक्सेलरेशन यानी ए बताना है, तो ए हमारे पास क्या होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, फिर हमारे पास आया आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2 आर डॉट थीटा डॉट और ये हमारे पास थीटा कैप। अब मुझे एक बात बताओ, ये टर्म 0, ये टर्म 0 बन जाएगी और हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, ठीक है। और कोई टर्म 0 बनेगी नहीं बनेगी भाई हमारे पास। तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस में 2 आर डॉट थीटा कैप।
माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप 2r डॉट थीटा डॉट थीटा। ऑप्शन बी। एक नंबर फ्री के नंबर है कोऑर्डिनेट सिस्टम के जब भी सवाल आएंगे। अगर आपने थोड़ी मेहनत करी है इस पे, नंबर आपके कंफर्म है। ठीक है, चलो भाई ये देखो 2022 का था, अब 2021 का देख लो सवाल। मैं एक आधा सवाल ऐसे डब्ल्यू देके जाऊंगा, सोल्व करके लाना उनको। ठीक है, कहता है द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इन ए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, रेडियल कंपोनेंट बताना एक्सेलेरेशन का क्या होगा, बताओ भाई, शाबाश। पिछले का आंसर क्या था, बी था भाई। बहुत बढ़िया, 16 बच्चों 16 बच्चे जिन्होंने सही जवाब दिया है। नितिन मौर्य, सतीश, उदित, मनदीप, मनीष, हीरो। ठीक है ना। भाई ये हमारे पास है बाकी। ठीक है, चलो भाई करो इसको, इसको करो बाकी सभी बच्चे। 1 मिनट का समय देता हूं आपको कैलकुलेट करने के लिए। साइंस बी नितिन बी बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपके लिए ओपन रहेंगी सारी चीजें। कल अपन जब क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप मुझसे डाउट भी अगर कोई आए तो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, है ना। इस पे अभी एक सेशन और लगेगा। मेरे को लग रहा था कि आज मैं करवा जाऊंगा, लेकिन कल के सेशन में अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। The radial component of acceleration in a plane polar coordinate is given by radial component AR। AR क्या होता है भाई ये बताओ, डायरेक्ट लिखो AR। AR क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये होता है AR। तो आर डबल डॉट को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट को अपन क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी इसका होल स्क्वायर। अरे फर्क है, थीटा डॉट हमारे पास क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। थीटा डबल डॉट हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वेयर आर बाई डी थीटा स्क्वेयर। दो बार सॉरी सॉरी डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, यानी दो बार थीटा को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना, डबल डॉट। अच्छा, थीटा डॉट स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी का स्क्वेयर, इस पूरी का स्क्वेयर। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऑप्शन बी। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, नितिन, अंकिता शर्मा, कोमल, ठीक है, कौशिक, ठीक है, साइंस। ठीक है, ये हमारे पास टॉप 5 है। बाकी के बच्चे ये रहे भाई। अब आप लोगों के लिए सवाल क्या है, इसको ट्राई करके लाएंगे भाई। इसको ये एक ही क्वेश्चन देके जा रहा हूं, बाकी मैं कल कराऊंगा 2023, 21, 22, 23, 24, हर साल सवाल आ जाता है। तो ये HW है, आप लोग करके लाएंगे भाई। ठीक है, बस इसमें एक हल्का सा एडिट है। एडिट क्या है, जो एंगल 215 है इसको 225 ले लेना भाई, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 215 पे भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आपको 225 मान के सोल्व करना है इसको। 225 थीटा। ठीक है, ये करके लाना है। कितने बच्चे कर पाएंगे ये आर कैप डॉट है, थीटा कैप डॉट है, ये ध्यान रखना। आर कैप डॉट थीटा कैप डॉट, ये वैल्यू पूछिए, आप लोगों को सोल्व करके लाना है। ये HW। बाकी और भी सवाल आए थे, बाकी मैं वो अगली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो ये आने वाले टॉपिक यानी कल अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये PYQ थे, इसको ट्राई करिएगा, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना। हाँ भाई, मनीष कुमार जी क्या कहना चाह रहे हो आप बताइए जरा, शाबाश। ठीक है बच्चों, तो बाकी अपन कल मुलाकात करते हैं। किसी का कोई सवाल मन में कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई भी सवाल हो
बच्चे मनदीप आपको एक सजेशन यही दूंगा, अगर आपको एनआईटी मिल रही है ना तो एनआईटी ले लो बच्चे, एनआईटी ले लो। और वहां से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, एनआईटी में एडमिशन ले लो। वहां से अगर आपको जेम की प्रिपरेशन करनी है तो करो, लोकल कॉलेज को छोड़ो, एनआईटी में आप जाओ, ठीक है। वहां से अपनी प्रिपरेशन को करो, बढ़िया लाइब्रेरी मिलेगी, बढ़िया आपको, वहां जाओ अपने पढ़ो अगर पढ़ना है तो, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है, मान लो अगली बार आपने तैयारी करी, फिर बीमार हो गए या कोई हेल्थ इशू आ गया या घर में कोई इमरजेंसी हो गया, पेपर नहीं दे पाए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो अभी आपको एनआईटी मिल रही है, आपको एडमिशन लेना ही है तो एनआईटी में आप एडमिशन लें और वहां से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऑल क्लियर सर, है ना, बहुत बढ़िया। कहाँ होगी? हाँ बिल्कुल ऐप पर होगी बच्चे, ऐप पर होगी अपनी क्लास, है ना, आ जाएगा बच्चे। हाँ कल अपनी क्लास होगी, ठीक है, ऐप पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ मनदीप समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों ऐप में, ऐप में मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। हाँ भाई, नितिन का कहना है कि सर मेरा तो यूएसए जाने का गोल है, यूएसए जाने का गोल है, तो भाई आईआईटी आपके लिए रास्ता ओपन करेगी। यूएसए जाने के ऑप्शन आपके आईआईटी से ही हैं। अगर आपको यूएसए में जाने जाके और आपको पीएचडी करना है, क्यों? क्योंकि आप आईआईटी में जाओगे तो प्रोफेसर के रिकमेंडेशन आप क्योंकि मांगते हैं, तो आपका प्रोफेसर, आईआईटी का प्रोफेसर आपके बारे में कुछ पूछेगा, बताएगा। फिर वहां आप जाओगे तो वहां प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, तो प्रोजेक्ट करेंगे तो एमएससी के दौरान आपका एक आधा रिसर्च पेपर आ जाएगा, तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे यूएस से जाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं यार, एक ही फैक्टर नहीं है, मल्टी मल्टी फैक्टर हैं आपके, ठीक है। तो जैम निकालो और जैम निकाल के अपने आईआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ और फिर आपको यूएसए जाना तो यूएसए भी जा सकते हो। देखो जैम की प्रिपरेशन करोगे तो आप टीफर में भी जा सकते हो, टीफर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी आप जा सकते हो। आईएससी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां आप जा सकते हो। वहां से आप फिर आप यूएस से निकल सकते हो, क्योंकि एट द एंड भाई आपने आपने कोई प्रोजेक्ट करा है, आपका कोई रिसर्च पेपर आया है कि नहीं आया, वो पूछेंगे भाई आपसे, आपको कुछ आता है कि नहीं आता। तो वहां जब आईआईटी पहुंचोगे तो आप 2 साल के अंदर बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। और कोशिश करो कि एमएससी के दौरान आपका एक पेपर आ जाए। और जो जिस बच्चे को, अगर देखो बाहर पढ़ना है ना, अगर फॉरेन से पीएचडी करनी है, यूरोप में कहीं भी आपको पीएचडी करनी है, आपके दिमाग में कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है कि मुझे वहां जाके पढ़ना है, तो भाई आपका पेपर आना चाहिए एमएससी के दौरान। और पेपर आ जाता है उन बच्चों के लिए जो सीरियस होते हैं, जो सीरियस नहीं होते उनका नहीं आता भाई, ठीक है। ठीक है, जुनून आ रहा है तो जुनून को कायम रखो, पढ़ते रहो, है ना। सर हमें टीचर बनना है, देखो मैं फिर से आप लोगों की बात कहूं, आपको टीचर बनना है तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? भाई आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप पढ़ो उनको, मन लगाकर सीखो उनको। आईआईटी निकल जाएगा, आईआईटी निकला भाई क्योंकि आपने कंटेंट सीखा, इस 1 साल दौरान आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। आपने सीखा, फिर आप एमएससी करने के लिए आईआईटी गए तो वहां आप पढ़ोगे 2 साल। फिर आप जैसे ही एमएससी करके निकलोगे, आपको टीचिंग करना है क्योंकि आपको आती हैं चीजें, आपने पढ़ी, आपने मेहनत करी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको टीचिंग करनी है तो आप कर पाओगे। तो वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, 1 साल दबा के पढ़ना है, मेहनत करनी है और जी जान लगा के अपने को पढ़ना है। फिर अपने को आईआईटी पहुंचना है, फिर वहां से जो भी फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है ना। तो इन 3 साल के दौरान आप बहुत कुछ सीखने वाले। पहले बात तो ये जो आपकी 8-9 महीने की या 1 साल की लगभग जो जर्नी है, यानी 10 एक महीने के आसपास जो ये आपकी जर्नी चलेगी, ठीक है, एग्जैक्ट 10 भी नहीं है तो 8 से 10 महीने के आसपास जो भी आपका टाइम पीरियड है आईआईटी जैम के लिए, तो ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहें, करते रहें। सेशन में यही एंड कर रहा हूं, बाकी अपन अगली क्लास में मुलाकात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, लगे रहें, ठीक है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।